नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भूमि अधिग्रहण में संशोधन से जुड़े अध्यादेश का कांग्रेस समेत तमाम दलों ने किया विरोध। बीजेपी ने बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए बताया सही कदम। असम में एनडीएफबीएस के सदस्य समेत 5 लोग गिरफ्तार। सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद लोगों की घर वापसी शुरू। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी। सर्द हवाओं ने रोकी रफ्तार। 150 से ज्यादा ट्रेनें और 14 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर। एयर एशिया के लापता विमान का सुराग नहीं। तलाशी अभियान तीसरे दिन भी जारी। मुसाफिरों के जीवित बचने की उम्मीद कम। और मेलबर्न टेस्ट में भारत की स्थिति नाजुक। 384 रनों का लक्ष्य। सस्ते में निपटे धवन, मुरली और लोकेश राहुल। कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण में संशोधन से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रक्षा प्रतिष्ठानों, विद्युतीकरण योजना और अफोर्डेबल हाउसिंग जैसी कई परियोजनाओं को लागू करने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन जरूरी हो गया है। इसके अलावा दिल्ली की 1 जून 2014 तक की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला भी किया गया है। कोयला ब्लॉक आवंटन और बीमा संशोधन के बाद केंद्र सरकार ने अब जमीन अधिग्रहण पर भी अध्यादेश का रास्ता अपनाया है। कैबिनेट की बैठक में जमीन अधिग्रहण में संशोधन से जुड़े अध्यादेश को मंजूर कर लिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि मौजूदा 13 कानूनों के साथ 5 अन्य क्षेत्रों की परियोजनाओं को अधिग्रहण कानून के दायरे से बाहर किया गया है। इसमें रक्षा प्रतिष्ठानों की स्थापना, ग्राम विद्युतीकरण योजना, सस्ते घरों का निर्माण, औद्योगिक गलियारों और सरकारी स्वामित्व वाली आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण कानून की बाध्यता नहीं होगी। इसके लिए मौजूदा भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 105 में संशोधन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इन 5 क्षेत्रों के लिए भी ऊंची मुआवजा राशि का प्रावधान होगा। सेक्शन 105 को अमेंड करके ये प्रावधान भी डाला गया है कि जो जमीन उन एग्जेम्प्टेड एक्ट्स में भी एक्वायर होगी, जो इस एक्ट का कॉम्पेंसेशन और आरएनआर पैकेज है, उन 13 एक्ट्स पे भी वही लागू होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने दिल्ली की 1 जून 2014 तक की अवैध कॉलोनियों को भी नियमित करने का फैसला किया है। इसे दिल्ली में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लिए गए फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इससे 60 लाख लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और विपक्षी दलों ने मौजूदा कानून में संशोधन लागू करने के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। वहीं बीजेपी ने इसे देश हित में जरूरी बताया है। लैंड एक्विजिशन बिल पे ऑर्डिनेंस लाने का अर्थ है करोड़ों खरबों रुपए जो हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक थी, जो अटकी पड़ी थी, उनको अब हिंदुस्तान में आने का मौका मिलेगा। यह स्वागत का विषय है। सरकार पार्लियामेंट में कानून बनाने की बजाय ऑर्डिनेंसेस के जरिए सरकार चलाना चाहती है। देश के लोकतंत्र की भी बेइज्जती है, देश के संविधान की भी बेइज्जती है। जो कानून बने वो पार्लियामेंट के अंदर बनना चाहिए। भूमि अधिग्रहण के सवाल पर अध्यादेश लाने का मतलब है कि देश के आदिवासी और देश के किसान को छूने वाले मुद्दे पर बहस किए बिना केवल बिजनेस और इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाना। देश के अंदर बड़े बड़े इजारेदार घरानों को जो सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाए, विदेशी और देसी कंपनियों के हवाले कर दिया जाए जमीनों को, और बहुत कम दाम किसानों को मुआवजे का दिया जा सके। इसलिए ये ऑर्डिनेंस किसान विरोधी है। और खबर असम से, जहां सुरक्षा बलों ने एनडीएफबीएस के एक सदस्य समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से घर वापसी को आतुर लोगों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की अपील की है। उन्होंने शिविरों में रह रहे 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के लिए राहत के लिए पर्याप्त सुविधा मुहैया कराने की गुजारिश की। इस बीच सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद लोगों की घर वापसी भी शुरू हो गई है।
असम के सोनितपुर, कोकराझार और चिरांग जिलों में सुरक्षा बलों का बोडो उग्रवादियों के खिलाफ अभियान जारी है। निचले असम में सुरक्षा बलों ने NDFBS समूह के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया। इसके अलावा इस संगठन के लिए काम करने वाले 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। सोनितपुर में केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 11 टुकड़ियां तैनात हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद लोगों की घर वापसी शुरू हो गई है। CRPF और लोगों जो कोबरा আছে তেওঁলোকৰ অপাৰেচন সময় আছে আৰু লগতে আমাৰ অসম পুলিচৰ বিভিন্ন দল অপাৰেচনত আছে এতিয়া। इस बीच केंद्र और राज्य सरकार हिंसा पीड़ित इलाकों के लोगों में सुरक्षा को लेकर विश्वास बहाली में जुटी है। दिल्ली में खेल राज्य मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राजनाथ सिंह से राहत अभियानों पर चर्चा की। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने SS अहलुवालिया की अगुवाई में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो हिंसा पीड़ित इलाकों और राहत कैंपों का जायजा लेगी। My concern is especially the relief and rehabilitation part. Now, more than 150,000 people are there in the relief camp. So that's why I have requested Honorable Home Minister to particularly extend all possible support in this regard. हिंसा पीड़ित चारों जिलों कोकराझार, सोनितपुर, चिरांग और उदालगुड़ी में प्रशासन राहत शिविरों में सुविधाएं बढ़ाने में जुटा है। मंगलवार और बुधवार को NDFBS के हमले और इसके बाद जवाब में हुई हिंसा में 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कई समाज सेवी संगठन और आम नागरिक भी पीड़ितों को राहत पहुंचाने के अभियान में मदद करने को आगे आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरी तरफ बेंगलुरु धमाके को केंद्र ने आतंकी हमला करार दिया है। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस धमाके के लिए कौन जिम्मेदार है, ये अभी साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर बेंगलुरु की घटना की जांच का जिम्मा NIA को सौंपा जा सकता है। इस विस्फोट के बाद दिल्ली, मुंबई और पुणे समेत दूसरे महानगरों में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। बेंगलुरु धमाके को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, IB प्रमुख सैयद आसिफ इब्राहिम और गृह सचिव अनिल गोस्वामी के साथ बैठक की। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र की एजेंसियां खुफिया जानकारी जुटाने में लगी हैं और पूरी जानकारी मिलने के बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। यदि NIA जांच की आवश्यकता होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट NIA द्वारा भी वहां के इस बेंगलुरु के ब्लास्ट की जांच कराएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार को बेंगलुरु शहर में जल्द से जल्द और CCTV लगाने का सुझाव दिया। बेंगलुरु बम धमाके में सिमी का हाथ होने के सवाल पर राजनाथ सिंह ने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इस समय मैं ये नहीं कह सकता फाइनली कि इस कारण यह घटना घटित हुई अथवा इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कारण हुई। इस समय मैं फाइनली नहीं कह पाऊँ। इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बेंगलुरु धमाके को आतंकी हमला करार दिया। उधर बेंगलुरु में भी इस घटना को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक की। पुलिस पीपल विल इन्वेस्टिगेट and they will coordinate with the NIA and central government. Special team is already formed. Multi-special teams are formed. A major team is also formed. बेंगलुरु में रविवार रात करीब 8:30 बजे चर्च रोड के एक रेस्तरां के बाहर धमाका हुआ था। इसमें एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हुए। शुरुआती जांच के मुताबिक टाइमर से किए गए इस विस्फोट में IED का इस्तेमाल किया गया था। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। आतंकवाद पर पाकिस्तान का दोहरा रवैया फिर सामने आ गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लखवी को कैद में रखने का पाकिस्तान सरकार का फैसला निलंबित कर दिया। इससे पहले 26/11 मुंबई हमले के मामले में मास्टरमाइंड लखवी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुंबई हमले की साजिश के मुख्य आरोपी ज़कीउर रहमान लखवी को हिरासत में रखने का आदेश निलंबित कर दिया। न्यायाधीश नूरुल हक कुरैशी ने अपने आदेश में लिखा है कि सरकार अदालत के सवालों का जवाब देने की बजाय और वक्त मांग रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि उसे और अधिक वक्त की दरकार किस वजह से है। कोर्ट ने ये आदेश निलंबित करते हुए पाकिस्तान सरकार से 15 जनवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा। इस घटनाक्रम के बाद जेल से लखवी की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। भारत ने इस फैसले पर कड़ा एतराज जताते हुए पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया। विदेश सचिव सुजाता सिंह ने पाकिस्तान से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि मुंबई हमले का कोई भी दोषी छूटने न पाए। राजनीतिक दलों ने भी इस फैसले का कड़ा विरोध किया है।
ऐसे हालात में उसके साथ किसी भी तरह की नरमी, किसी भी तरह का उसको कंसेशन, निश्चित तौर से आतंकवाद के प्रति नरमी होगी, आतंकवाद को कंसेशन होगा। तमाम सबूत हिंदुस्तान पाकिस्तान को दे चुका है। इसके बावजूद अगर जमानत होती है और ऐसे मौके पर जबकि एक बड़ा आतंकी हमला उनके यहाँ होके चुका है, सैकड़ों बच्चे मारे गए, इसके बाद भी अगर पाकिस्तान सबक सीखने को तैयार नहीं है तो इसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं निकलेंगे। अब ये बॉम्बे ब्लास्ट का आदमी है, लेकिन पाकिस्तान में परिस्थिति ऐसी है कि उनके ऊपर पक्की कार्रवाई नहीं होती। पेशावर में आर्मी स्कूल पर हमले के 2 दिन बाद 18 दिसंबर को पाकिस्तान की एक अदालत ने 26/11 हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को जमानत दे दी थी, लेकिन व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित धारा के तहत 19 दिसंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इधर शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों में लखवी की जमानत का विरोध करते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन पर असमंजस बरकरार है। पीडीपी और बीजेपी में भावी गठबंधन को लेकर मंथन का दौर जारी है। पीडीपी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाने पर भी विचार कर रही है, तो बीजेपी भी सभी विकल्प खुले रहने की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्ष ताकतों को साथ आने की बात दोहराई है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को लेकर फिलहाल कोई ठोस बात नहीं बन पाई है। सोमवार को जम्मू में बीजेपी विधायकों के कोर ग्रुप की बैठक हुई। बीजेपी का कहना है कि राज्य की जनता ने उसे सबसे ज्यादा वोट और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें दी हैं, इसलिए सरकार बनाने के लिए जनादेश उसके पास भी है। हालांकि कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने से पार्टी ने साफ इनकार किया है। एनसी कांग्रेस के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है। ये रेल की अलग अलग 2 लाइनें हैं जो मिलना नामुमकिन है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती आज राज्यपाल से मुलाकात करने वाली हैं। इस बीच पार्टी में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने को लेकर असमंजस बरकरार है। पार्टी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर बड़ा गठबंधन बनाने पर सोच रही है। 87 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा की दलीय स्थिति की बात करें तो पीडीपी के पास सबसे ज्यादा 28, बीजेपी के पास 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 और कांग्रेस के पास 12 विधायक हैं, जबकि 7 अन्य विधायक हैं। सरकार बनाने को लेकर राज्यपाल NN वोहरा पीडीपी और बीजेपी के सामने 1 जनवरी तक जवाब देने को पहले ही कह चुके हैं। इस मियाद में अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। दोनों ही पार्टियां साथ आएंगी या सूबे में कोई नया गठबंधन आकार लेगा। राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं झारखंड विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने दिनेश राव को उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उनके नाम की घोषणा की है। सिसई सीट से इस बार दिनेश राव ने पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री को हराया। झारखंड में नई विधानसभा का पहला सत्र 6 जनवरी से 9 जनवरी के बीच चलेगा। स्टीफन मरांडी को विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी दी जाएगी। मैं संगठन के सभी लोगों को अपने ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस विश्वास के साथ पार्टी ने और अपने शुभचिंतकों ने ये विषय दिया है, तो निश्चित रूप से उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान के लिए विदेशी निवेशकों को कई सहूलियतें मुहैया कराने की बात कही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निवेश को आकर्षित करने के लिए टैक्स छूट के साथ कई बाधाओं को खत्म करने के संकेत दिए। मेक इन इंडिया पर सोमवार को हुई कार्यशाला में उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र की सुस्त विकास दर पर भी चिंता जताई। मेक इन इंडिया अभियान पर दिल्ली में एक दिन की कार्यशाला का आयोजन हुआ। वित्त मंत्री ने बताया कि व्यापार के लिए सरकार ने कई सहूलियतें मुहैया कराई हैं। वित्त मंत्री ने विकास दर को रफ्तार देने के लिए और आर्थिक सुधारों की बात कही। उन्होंने औद्योगिक उत्पादन में तेजी लाने के लिए ब्याज की दरों में भी कमी की जरूरत बताई। We need to ensure that those sectors of the industry which are today starving on account of funds, we are in a position to provide adequate liquidity to those industries. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में नई सरकार आने के बाद विदेशी निवेश में भी इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया पर खुद सबसे ज्यादा जोर दिया है। अगर दुनिया में इंडिया ब्रांड डेवलप करना है तो मेक इन इंडिया, उसके साथ एक हैशलाइन लगेगी
जीरो डिफेक्ट। अगर जीरो डिफेक्ट नहीं है तो हम ग्लोबल मार्केट में अचीव नहीं कर सकते। सरकार ने औद्योगिक उत्पादन की जीडीपी में हिस्सेदारी को मौजूदा 15% को 2022 तक 25% तक लाने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री ने आरबीआई गवर्नर की आशंकाओं को भी खारिज किया। रघुराम राजन ने जहां घरेलू आपूर्ति पर जोर दिया था, वहीं अरुण जेटली ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कम कीमत में अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद देश में बिके या फिर विदेश में। दिल्ली से राज्यसभा टीवी के लिए कृति मिश्रा। स्मार्ट सिटी योजना पर सरकार तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री ने इसे लेकर दिल्ली में कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने जल्द ही सभी केंद्रीय और राज्य शहरी विकास प्राधिकरणों की कार्यशाला आयोजित करने के लिए कहा है, जिसमें शहरी विकास से जुड़े कानूनों में सुधार पर चर्चा होगी। उन्होंने स्मार्ट शहरों के लिए कचरा प्रबंधन और जल शोधन पर खास जोर दिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से नागरिक सुविधाओं की पहचान करने के लिए कहा है। और फिलहाल यहां एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दिल्ली में रेडियो टैक्सी के लिए जारी हुए नए दिशा निर्देश। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने सोमवार को रेडियो टैक्सी स्कीम 2006 में व्यापक बदलाव किए हैं, जिन्हें तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक हर टैक्सी में महिला हेल्पलाइन नंबर स्पष्ट तौर पर देना अनिवार्य किया गया है। वहीं जीपीएस सिस्टम को भी जरूरी कर दिया गया है। महिला सुरक्षा के मद्देनजर अब हर रेडियो टैक्सी में पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। आकस्मिक जरूरत का यह बटन दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा। इतना ही नहीं, रेडियो टैक्सी के चालक और उस कंपनी के मालिक की पूरी जानकारी भी वेबसाइट पर देनी होगी। टैक्सियों के फिटनेस की तरह हर साल ड्राइवरों का मेडिकल चेकअप भी कराना अनिवार्य होगा। पहले रेडियो कंपनियों के लिए गाड़ियों की संख्या 500 से घटाकर अब 200 कर दी गई है। सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पुनर्गठन किया है और इसमें 3 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। नए सदस्यों में स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण समूह, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में निदेशक डॉक्टर डीएन शर्मा, न्यूयॉर्क में यूएनडीपी में कार्यक्रम सलाहकार कमल किशोर और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनसी मारवा शामिल हैं। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। नर्सरी एडमिशन के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। दिशा निर्देश के मुताबिक सभी स्कूलों को कम से कम 25% सीटें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होंगी। राजधानी के कोंडली विधानसभा के निवासी प्रेमचंद अपने बेटे आयुष के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नर्सरी में दाखिले के लिए इंतजार कर रहे थे। शनिवार को शिक्षा निदेशालय की गाइडलाइन इनके लिए थोड़ी राहत लेकर आई, लेकिन इन्हें अभी तक ये मालूम नहीं चल पा रहा है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में होने वाले दाखिले का ड्रॉ ऑफ लॉट्स कब होना है। 3-4 स्कूलों में मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया, पर उसकी कोई डेट नहीं दी हुई है। तो कब ड्रॉ होगा, कब क्या होगा, थोड़ी सी ये दिक्कत हो रही है कि पता चल जाता तो हमें अपने बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी गाइडलाइन ने ड्रॉ ऑफ लॉट्स के लिए अब कोई तारीख जारी नहीं की है। निदेशालय के शिक्षा निर्देश के मुताबिक सबसे पहले 1 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत आने वाले आरक्षित वर्ग के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। इसके बाद अगर सीटें खाली रहती हैं तो स्कूल से 3 किलोमीटर दूरी पर रहने वाले छात्रों को दाखिला दिया जाएगा और फिर 6 किलोमीटर के दायरे में आने वाले छात्रों को। इस 25% आरक्षित सीटों में ईडब्ल्यूएस और डिसएडवांटेज ग्रुप के छात्रों दोनों के दाखिले होंगे। निदेशालय के निर्देशानुसार कोई भी प्राइवेट स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों का आवेदन लेने से मना नहीं कर सकता है, लेकिन अभिभावकों को आने वाली परेशानी के लिए निदेशालय ने अब तक कोई हेल्पलाइन जारी नहीं की है। उनकी वेबसाइट पे फॉर्म अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको स्कूल में ले जाते हैं, कोई उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इन्होंने कोई रिडर्सल निकला कंप्लेंट का, अगर कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा तो किसको एक कंप्लेंट करेंगे। डायरेक्टर तो 500-2000 लोगों की बात सुनेगी नहीं, तो कोई सेल भी डिप्यूट नहीं किया, सिर्फ एक फॉर्म ही निकाला है, बाकी कुछ भी नहीं है। शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के तहत 25% कोटा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए होता है।
दरअसल शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को आदेश कर 25% सीटें तो आरक्षित कर दी, लेकिन इसके साथ साथ स्कूलों को मनमानी करने का एक नया मौका दे दिया। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। केंद्र सरकार लोकपाल कानून के तहत अपने कर्मचारियों से संपत्ति की जानकारी तो मांग रही है, लेकिन लोकपाल बिल के पास होने के 1 साल बाद भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई है। लोकपाल संस्थान के लिए अधिकारियों की नियुक्ति और लोकपाल के दफ्तर को लेकर भी अभी ज्यादा काम नहीं हो पाया है। लोकपाल से जुड़ा संशोधन विधेयक संसद में फिलहाल लंबित है, लेकिन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी फॉर्म जारी कर लोकपाल और उसके सदस्यों की संपत्ति का पूरा ब्यौरा मांग रहा है। लोकपाल के लिए जरूरी व्यवस्था की दिशा में अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सरकार का दावा है कि इस पर काम चल रहा है। अधिकारियों की कुछ एक थोड़ी बहुत नियुक्ति हुई है, पूरी तरह नहीं हुई। अभी उसका कार्यालय भी स्थापित करना है, उसको लेकर के भी एक संशोधन है कि कार्यालय का स्थान कहाँ निश्चित किया जाएगा। यदि वो संशोधन सांसदों को स्वीकार होगा तो एनसीआर के भीतर किसी भी स्थान पर उसका चयन किया जा सकता है। लोकपाल के नियमों के तहत जांच और अभियोजन दोनों इसके दायरे में होंगे। ऐसे में लोकपाल के ढांचे को खड़ा करने में लंबा वक्त लग सकता है। जानकारों का मानना है कि इस संस्थान से जुड़े अंगों की बहाली को लोकपाल की नियुक्ति के बाद भी अंजाम दिया जा सकता है। तब तक लोकपाल सरकार के दूसरे महकमों की सहायता से काम करेगा। ऐसे में लोकपाल को जांच के लिए सीबीआई जैसी केंद्रीय संस्थाओं पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ये नियुक्ति के बाद ही होगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक बार लोकपाल नियुक्त होता है तो उसके बाद लोकपाल डिसाइड करेगा कि क्या करना है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। कार्मिक विभाग अगले 30 अप्रैल तक केंद्रीय कर्मचारियों की संपत्ति का ब्यौरा मांग रहा है। इस आदेश पर विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। सेक्शन 44 में पावर है गवर्नमेंट को कि वो अपने पब्लिक सर्वेंट्स को कहें कि वो अपनी असेट्स और लायबिलिटी डिक्लेयर करें, और ये सर्कुलर कानून के अनुसार बिल्कुल ठीक है। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल डिफ़िकल्टी लगती है। पूरा लोकपाल इस्टेब्लिश होने दो, नियुक्ति होने दीजिए, बाद में जो चाहे लोकपाल के आदेश से जो इन्फॉर्मेशन डीओपीटी को देना है वो दिया जा सकता है। लंबे संघर्ष के बाद पारित हुआ लोकपाल बिल एक बार फिर से संसद में कुछ संशोधनों के लिए लंबित है। जानकारों का मानना है कि इस बार लोकपाल को पास होने में कुछ और वक्त लग सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हिंदुस्तान को एक प्रभावी और आत्मनिर्भर लोकपाल के लिए कितना और इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन शिव कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। भारतीय इतिहास कांग्रेस में वैज्ञानिक विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू के योगदानों पर चर्चा हुई। इस चर्चा में भाग लेने वाले वैज्ञानिकों ने नेहरू के मूल्यों से सीखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भारत में सामाजिक असमानता को दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। भारतीय इतिहास कांग्रेस के दूसरे दिन सोमवार को जवाहरलाल नेहरू की प्रासंगिकता पर गहन चर्चा हुई। चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि समाज में मौजूद किसी भी विभाजन को खत्म करने की दिशा में काम होना चाहिए। प्रोफेसर यशपाल ने नेहरू की आंखों देखी कहानियों के जरिए बताया कि किस तरह नेहरू आजादी के समय हो रही हिंसा से आहत थे। इस आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, ऐसी आज़ादी बना दी है तो हमने क्यों आज़ादी के लिए कोशिशें की। इस तरह का मुल्क बनाना है, तुम करोगे वो भी करेंगे, वो और करेंगे तुम और करोगे, क्या बनेगा मुल्क का। You could see this man really hurting and paining all over. वैज्ञानिक इतिहासकारों ने कहा कि विज्ञान और तकनीक के मसलों को नेहरू ने हमेशा प्राथमिकता दी। वो खुद वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में जाते थे और वैज्ञानिकों के साथ लगातार संपर्क में रहते थे। उनके समय जो संस्थान बने उनकी गुणवत्ता को चर्चा में सराहा गया। I have spent most of my life at the All India Institute of Medical Sciences, which was his brainchild. Despite all the battering by all kinds of governments and civil servants who have come about, nobody has been able to kill that place. It was the culture, the values, the core values that were seated in that place. It's the way leadership was selected. कई इतिहासकारों ने इस बात पर चर्चा की कि क्यों बाद के दिनों में बेहतर संस्थानों का निर्माण नहीं हो पाया। कृषि, प्रयोगशाला और वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र में नेहरू के योगदान की प्रशंसा की गई। इतिहासकारों को यह भय है कि नेहरू के उन मूल्यों पर हमला करने की कोशिश हो सकती है जिन्होंने राष्ट्र को सबके रहने लायक और विकास को सबके लिए सुनिश्चित करने की नींव डाली थी। आज जब हम विकास और सुशासन की बात एक नए सिरे से कर रहे हैं तो उन मूल्यों को ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, न कि उन्हें नष्ट करने की। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए भारतीय इतिहास कांग्रेस,
JNU कैंपस से अखिलेश सुमन। अब बात मौसम की। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से समूचे उत्तर भारत में कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी है। इससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मैदानी इलाकों में अब भी पारा 5 डिग्री के आसपास है, जबकि पहाड़ी इलाकों में ये 0 से नीचे चला गया है। घने कोहरे की वजह से 150 से ज्यादा ट्रेनों और 14 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ा है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज भी घना कोहरा छाया रहा। मजबूरन लोगों को बेहद धीमी गति से गाड़ी की पार्किंग लाइट्स चलाकर चलना पड़ा। रफ्तार सिर्फ सड़क पर ही धीमी नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा ही नज़ारा एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशनों का भी है, जहां 156 ट्रेनें और 14 उड़ानें देरी से चल रही हैं। यात्रियों को अपनी मंजिल पर समय से पहुंचना मुश्किल हो गया है। होपफुली वी आर थिंकिंग कि ठीक टाइम पे यहाँ से हो, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो जाती है, कोई भी काम नहीं हो पाता है टाइम पे। और जिनको नीड है पहुँचना, जैसे बड़े लोगों को चाहिए कि टाइम पे पहुँच जाए, तो वो मुश्किल हो जाता है। उत्तर के मैदानी इलाकों में अब भी पारा 5 डिग्री के आसपास है, जबकि पहाड़ी इलाकों में ये 0 से नीचे चला गया है। सोमवार को करगिल में ये -15 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि पहाड़ों में ऐसे मौसम से पर्यटक उत्साहित हैं। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स देशी विदेशी पर्यटकों की आमद से गुलजार हैं। नए साल के जश्न में किसी तरह का खलल न पड़े, इसलिए प्रशासन की तरफ से भी माकूल इंतजामात किए गए हैं। सड़कों पर जमा बर्फ को हटाया जा रहा है। साथ ही बिजली पानी की वजह से पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भी सरकार और ट्रैवल और टूरिज्म के कारोबार से जुड़ी निजी कंपनियां पुख्ता इंतजाम कर रही हैं। मौसम भी काफ़ी प्लेजेंट है आज के टाइम में, तो मुझे लगता है कि अभी कोई इस तरह की सच कोई नेचुरल मौसम की वजह से या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मनाली, कुल्लू मनाली जो है वो पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी की उम्मीद है और शुक्रवार तक कोहरे का भी असर कम हो सकता है। हालांकि दक्षिण के कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तटीय कर्नाटक में बारिश के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दुनिया भर की कुछ अहम खबरें। एयर एशिया के प्लेन QZ8501 को लापता हुए 50 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। आज तड़के विमान की खोज फिर शुरू कर दी गई। इंडोनेशिया के साथ ही सिंगापुर, चीन और ऑस्ट्रेलिया के खोजी विमान भी जावा सागर में हर उस वस्तु को जांच रहे हैं जो विमान का मलबा हो सकती है। माना जा रहा है कि जहाज सुमात्रा के पूर्वी तट पर कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सोमवार को खराब मौसम के बावजूद इंडोनेशिया के एयरबस A320 को ढूंढने का काम चलता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। नंगका आइलैंड के पास कुछ मलबा जरूर मिला, लेकिन वो लापता विमान का नहीं था। आज तड़के इंडोनेशिया के साथ ही सिंगापुर, चीन और ऑस्ट्रेलिया के खोजी उपकरण भी विमान की खोज में जुट गए हैं। आज से ही इसकी खोज के दायरे को भी बढ़ा दिया गया है। There are 30 ship operation in this area, in the area, and around 15 airplane and helicopters operation in them. It is no issue, of course, in operation in the sea, especially in the bad weather like this. इंडोनेशिया ने अमेरिका से भी मदद की मांग की है। अमेरिका के पास उन्नत तकनीक है जिससे वो समुद्र की तलहटी में विमान का पता लगा सकता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा है कि जब तक विमान का पता नहीं चल जाता वे उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। Hingga saat ini kita harus menyampaikan apa adanya, belum memperoleh kejelasan mengenai posisi pesawat dan QZ8501 में 162 यात्री और चालक दल के सदस्य मौजूद हैं। यात्रियों के परिजनों के दबाव के बीच एयर एशिया ने मुआवजे की घोषणा की है। कंपनी के CEO टोनी फर्नांडिस ने प्लेन के हादसे में मानवीय लापरवाही को नकारते हुए कहा कि कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि हवाई यात्रा 100% सुरक्षित रहेगी। प्लेन हादसे का शिकार हो गया है, इस बात पर करीब सभी लोग सहमत हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि पूरा का पूरा जहाज ही समुद्र की तलहटी में समा गया है। उसकी लास्ट लोकेशन जहां से कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है वो समुद्र के ऊपर है और वो समुद्र की भी थोड़ा गहरा समुद्र है। तो ऐसे में एक बहुत ही ऑब्वियस रेफरेंस होता है कि जहाज
किसी वजह से हालात का शिकार होकर समुद्र की तलहटी में जा सकता है। इंडोनेशिया से सिंगापुर बात करते हैं। एयर एशिया का विमान रविवार को ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत हो गई है। आज सुबह ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 318 रन पर घोषित कर दी। पहली पारी में 65 रन की बढ़त के आधार पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 384 रन का लक्ष्य रखा। भारत की दूसरी पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन खाता खोले बिना ही आउट हो गए। पारी के दूसरे ओवर में ही हैरिस ने धवन को पेविलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद पहला टेस्ट खेल रहे लोकेश राहुल भी 1 रन बनाकर जॉनसन का शिकार बन गए। भारत को तीसरा झटका तेज गेंदबाज हेजलवुड ने दिया। उन्होंने सलामी बल्लेबाज मुरली विजय को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इस तरह भारतीय टीम ने 19 रन के स्कोर पर ही 3 विकेट गंवा दिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। भूमि अधिग्रहण में संशोधन से जुड़े अध्यादेश का कांग्रेस समेत तमाम दलों ने किया विरोध। बीजेपी ने बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए बताया सही कदम। असम में एनडीएफबीएस के एक सदस्य समेत 5 लोग गिरफ्तार। सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद लोगों की घर वापसी शुरू। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी। सर्द हवाओं ने रोकी रफ्तार। 150 से ज्यादा ट्रेनें और 14 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर। एयर एशिया के लापता विमान का सुराग नहीं। तलाशी अभियान तीसरे दिन भी जारी। मुसाफिरों के जीवित बचने की उम्मीद का। और मेलबर्न टेस्ट में भारत की स्थिति नाजुक। 384 रनों का लक्ष्य। सस्ते में निपटे धवन, मुरली और लोकेश राहुल।